हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक हमने देख लिया था क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अब उसी टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलोम्स लॉ। क्या होता है कूलोम्स लॉ? कूलोम्स लॉ में देखेंगे जैसे कि आपके अगर कोई एक सिस्टम के दो चार्जेज हैं, कितने चार्जेज हैं आपके? दो चार्ज हैं। मान लीजिए वो दो चार्जेज आपके क्या हैं? Q1 और Q2 चार्ज हैं, और ये किसी एक डिस्टेंस पे क्या है, ये सेपरेट है। मान लिया इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो हम जानते हैं जिस तरह से आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो मासेस के बीच में क्या लगता है, किन्हीं दो मासेस के बीच में एक फोर्स लगता है। सेम कंडीशन आपकी कूलोम्स लॉ में चार्जेज के बीच में होती है। जब आपके दो चार्जेज किसी एक सेपरेट डिस्टेंस पे क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, तब इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनके प्रोडक्ट की। किनके? जो चार्जेज हैं आपकी Q1 और Q2 की, और ये जो डिस्टेंस है आपकी, इसके होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के इन्वर्सली। ठीक है ना? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, अगर हम इन दोनों चार्जेज को क्या करते हैं, इन दोनों फोर्स को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो आपका एक बन जाता है यहाँ पे Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी साइन है। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है? कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को मैंने मान लिया, वो कौन सा क्या कांस्टेंट है आपका? K है। K Q1 Q2/r²। तो ये हमारा क्या हो जाता है? किन्हीं दो चार्जेज के बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, ये जो आपका जो कांस्टेंट है, ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है K इक्वल टू होता है आपका 1/4πε0। क्या होता है? 1/4πε0। तो इस तरह से आपका ये जो फॉर्मूला बन जाता है Fe इक्वल टू क्या बन जाता है आपका? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो 1/4πε0 है, हमने बोला कि K की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 होती है। सबसे पहले ये जो आपका ε0 है, इसे क्या कहते हैं हम? ε0। क्या कहते हैं इसको? ε0 कहते हैं। ये जो ε0 है, इसका नाम होता है हमारा, इसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये इसका क्या होता है? नाम होता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा ε0 है, ε0 की वैल्यू की, क्योंकि ये फोर्स है इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो तो क्या होगा? न्यूटन ही होगा। क्या होगा? इसका यूनिट न्यूटन होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ε0 की वैल्यू होती है हमारी 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं?
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम देखेंगे कि जो आपका एफ ई इक्वल टू 1/4πε है, ये जो कांस्टेंट है, हम ये इस कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε क्यों होती है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। मान लिए मैंने अभी कितने चार्ज लिए थे, 2 चार्ज लिए थे, एक तो आपका Q1 लिया था और एक मान लिया Q2 लिया था। इनके बीच में क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। क्या लग रहा था, फोर्स लगेगा। Q1 Q2 पे लगाएगा और Q2 Q1 पे लगाएगा, और ये फोर्स मान लिया ये कितना लग रहा है, F लग रहा है। अब मान लिया मेरा एक चार्ज है ये Q1, इस पे मान लिया मैं अपनी ओर से मान ले रहा हूँ, इस पे जो फोर्स लग ये इस पे Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन इसने क्या किया, फोर्स लगाया। लेकिन Q2 ने कितना एक्सेप्ट किया, मान लिया इसने एक्सेप्ट किया 40 न्यूटन एक्सेप्ट किया। 40 न्यूटन क्या किया, एक्सेप्ट किया, क्या, फोर्स। अच्छा, बचा कितना हमारा, 60 न्यूटन फोर्स बचा। कितना बचा, 60 न्यूटन फोर्स बचा। अच्छा, ये 100 न्यूटन इस पे लगा रहा है, बट ये इस पे एक्सेप्ट कर रहा है 40 न्यूटन। ये जो 60 न्यूटन है वो कहाँ गया, ये आपका क्या हो जाता है, जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो स्पेस है, इसमें क्या हो जाता है, ये स्प्रेड हो जाता है 60 न्यूटन। तो ये जो 60 न्यूटन स्पेस आपका फोर्स है जो आपका किसमें स्प्रेड हो रहा है, ये आपका स्पेस में जो स्प्रेड हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका हम, अच्छा यहाँ से तो ये मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये जो परमिटिविटी है, फोर्स है, फोर्स के क्या है, ये आपका इन्वर्सली है होती है। क्या होती है, ये फोर्स के इन्वर्सली होती है। जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं ये उतनी ही कम क्या होती है, इसकी उतनी ही कम वैल्यू होती है। ठीक है क्लास, अब हम जानेंगे ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 क्यों होती है। तो ज़रा हम यहाँ पे देखेंगे ये 1/4πε0 क्यों होती है। मान लिया आपका कोई एक चार्ज है, ये क्या है, मान लिया चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्या निकलेंगी, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ये मान लिया पॉइंट चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कैसे निकलेंगी, इसके चारों ओर निकलेंगी एक स्फेरिकल टाइप में। तो यहाँ पे एक चार्ज का क्या बन जाता है, एक स्फीयर टाइप का बन जाता है। तो ये जितनी भी लाइंस हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कितने, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ये जितनी भी लाइंस है वो कितने एंगल को वो करेंगी, ये कवर करेंगी, क्योंकि ये हमारा क्या है 3D में जाएगा। 3D में आपका क्या होंगी, ये स्प्रेड होंगी जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपकी। और हमें पता है 3D के लिए जो एंगल लेते हैं हम, वो कौन सा लेते हैं हम, 4π लेते हैं। कितना लेते हैं, 4π लेते हैं। अब मैंने बोला भाई कि, अब मैंने बोला यहाँ से कि मेरे को बताओ भाई, एक लाइन जो है आपका यहाँ से, ये तो टोटल लाइंस का आ गया 4π। तो मैंने बोला भाई 1 लाइन के द्वारा फोर्स कितना लगेगा भाई, 1 लाइन के द्वारा फोर्स, 1 लाइन फोर्स कितना लगेगा। तो मैंने बोला भाई 1 लाइन फोर्स जो होगा वो 1/4πε0 होगा। कितना होगा, 1/4π होगा। कितना होगा, 1/4π होगा। और हमें पता है जो एप्सिलॉन नॉट है फोर्स के क्या है, इन्वर्सली होता है। तो फोर्स यहाँ से कितना क्या हो गया, यहाँ पे 1/ε0 के इन्वर्सली हो गया। जब हम, क्योंकि ये भी फोर्स बन रहा है और ये भी फोर्स बन रहा है, तो दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो F जो है, फोर्स जो है, वो प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, 1/4πε0 से के। तो ये एक कंसेप्ट होता है आपका समझने के लिए कि यहाँ पे हम जो है ये 1/4πε0 क्यों लेते हैं।
तो हमारा जो फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्रिएट होता है, क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कूलॉम्स लॉ होता है ये आपका। ठीक है, मैंने बोला भाई 1 कूलॉम फोर्स क्या होता है, क्या होता है 1 कूलॉम। तो 1 कूलॉम फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले ये जो आपका 1 कूलॉम फोर्स, 1 कूलॉम क्या होता है, 1 कूलॉम में क्या होगा, सबसे पहले जो आपके चार्जेज हैं Q1 और जो Q2 हैं वो क्या होंगे, आपके यूनिट होंगे 1 यूनिट। इनके बीच की अगर डिस्टेंस वो क्या हो, वो भी क्या हो 1 यूनिट हो, 1 मीटर हो, और यहाँ पे आपका 1 कूलॉम है ये चार्ज है। तो आपका ये जो F है, F की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 1 इंटू 1/1 स्क्वायर। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/4πε0, क्योंकि देखिए हमें 4 की वैल्यू, ये तो 4 है, पाई की वैल्यू हमें पता है, कोई ε0 की वैल्यू पता है। अगर हम इसका सीधा सीधा वैल्यू लिखना चाहें तो जो 1 कूलम फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होगा। इतना 1 कूलम फोर्स होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 1 कूलम फोर्स क्या होता है। ये इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं मैंने आपको PDF वगैरह में आपको क्या ये पूरा का पूरा सेंड कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसका इसे पढ़ लेंगे और इसका क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसकी कुछ हम देखेंगे अब आगे सिमिलरिटी किसमें, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम्स ग्रेविटेशनल लॉ और कूलॉम लॉ में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी हैं। सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स या लॉ एंड कूलॉम्स लॉ में क्या देखेंगे, सिमिलरिटी। क्या सिमिलरिटी है भाई, सिमिलरिटी ये है इसमें कि दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये है ये 1/r² की क्या होती है, इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यही तो इन्वर्स लॉ होता है आपका, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और दोनों किस में वर्क करते हैं या किस में ऑपरेट होते हैं, ये वैक्यूम में ऑपरेट होते हैं। दोनों किस में ऑपरेट होते हैं, ये वैक्यूम में ऑपरेट होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई सिमिलरिटी, और एक सिमिलरिटी क्या हो गई या तुम्हारी ये वैक्यूम की हो गई। तो ये आपकी क्या है, 2 सिमिलरिटीज हैं। अगर हम डिसिमिलरिटी की बात करेंगे तो उसमें आपका देखिए, अगर हम बात करते हैं इनके डिसिमिलरिटीज़ की, सिंपल हैं डिसिमिलरिटी में क्या होगा आपका, डिसिमिलरिटी में ये होगा कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव होता है। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है। दोनों की कंडीशन आती है इसके अंदर। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई डिसिमिलरिटी की, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका अट्रैक्टिव और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली रिपल्सिव। ठीक, सेकंड आपका ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, बट जो आपका कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, डिपेंड करता है मीडियम पे। क्या करता है, ये डिपेंड करता है मीडियम पर। और एक और इसकी क्या होती है डिसिमिलरिटी होती है कि यही कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है
इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपकी क्या है, 3 प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।